नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ देशों में सरकारें कैसे शांति बनाए रखती हैं, जबकि कुछ दूसरे देशों में लगातार संघर्ष चलता रहता है? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है सरकार का ढांचा, जिसे हम कहते हैं संघवाद। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इसको समझने के लिए ना एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है दो देशों की, बेल्जियम और श्रीलंका की। दोनों ने पावर शेयरिंग के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए और आप यकीन मानिए उनके नतीजे भी जमीन आसमान के फर्क वाले रहे। अब उनके इन अलग-अलग फैसलों से ना एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। वो ये कि आखिर कैसे सरकार की एक व्यवस्था तो देश में स्थिरता ला सकती है, जबकि दूसरी व्यवस्था उसी देश को संघर्ष की आग में झोंक देती है। ऐसा क्यों होता है? तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन सभी मुद्दों पर एक-एक करके बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संघवाद यानी फेडरलिज्म आखिर है क्या चीज। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो संघवाद सरकार चलाने का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर को कम से कम दो लेवल पर बांट दिया जाता है। एक होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है, और दूसरी होती हैं राज्य सरकारें, जो अपने अपने राज्यों को देखती हैं। अब संघवाद को और भी अच्छे से समझने का एक तरीका है। चलिए इसकी तुलना एक ऐसे सिस्टम से करते हैं जो इससे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि एक फेडरल सिस्टम में यानी संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपनी मर्जी से कोई आदेश नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि दोनों की शक्तियां संविधान में साफ साफ लिखी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एकात्मक व्यवस्था में, जिसे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, सिर्फ एक ही लेवल की सरकार होती है और सारी पावर उसी के हाथ में होती है। मतलब केंद्र सरकार जब चाहे लोकल गवर्नमेंट्स को ऑर्डर पास कर सकती है। और ये जो मैप है ना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। देखिए, दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 25 देश ही ऐसे हैं जहां फेडरल सिस्टम है। सुनने में कम लगता है ना, लेकिन कमाल की बात यह है कि दुनिया की 40% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। इससे इस सिस्टम की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये फेडरेशन या संघ आखिर बनते कैसे हैं। ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि इसके बनने के दो अलग-अलग रास्ते या तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है जिसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे आज़ाद राज्य मिलकर एक बड़ा देश या यूनिट बना लेते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी तरक्की के लिए, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बहुत बड़ा देश अपनी अंदरूनी विविधता को संभालने के लिए खुद अपनी पावर को केंद्र और राज्यों में बांट देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा देश भारत, साथ में स्पेन और बेल्जियम भी। तो चलिए अब इस होल्डिंग टुगेदर वाले मॉडल को एक बहुत ही बड़े और असल उदाहरण से समझते हैं, और वो है भारत की संघीय व्यवस्था। हमारे देश के संविधान में ना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच काम का बंटवारा एकदम क्रिस्टल क्लियर किया गया है। जैसे एक है यूनियन लिस्ट, इसमें डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे आते हैं। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, खेती, व्यापार जैसे मुद्दे हैं जो राज्य के लिए जरूरी हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को है। एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि भारत के सभी राज्यों को बराबर की शक्तियां नहीं मिली हैं। जी हां, हमारा फेडरलिज्म थोड़ा अलग है। कुछ राज्य जैसे कि नागालैंड और मिजोरम को उनकी खास संस्कृति और इतिहास को बचाने के लिए संविधान के तहत कुछ स्पेशल पावर्स, एक विशेष दर्जा दिया गया है। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो एक दौर ऐसा भी था जब राज्य सरकारें अपने हक और फंड्स के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर रहती थीं। ये जो कार्टून है, ये उसी दौर की एक झलक दिखाता है। लेकिन फिर आया गठबंधन सरकारों का दौर, और इसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब क्योंकि किसी एक पार्टी को केंद्र में बहुमत नहीं मिलता था, तो उन्हें राज्यों के पार्टियों का सहारा लेना पड़ता था। इसी वजह से सत्ता की साझेदारी का और राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करने का एक नया कल्चर शुरू हुआ। तो बेल्जियम से लेकर भारत तक के इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद आखिर में सवाल ये आता है कि इस पूरे संघीय ढांचे का, इस फेडरल सिस्टम का असली मकसद क्या है? इसे क्यों अपनाया जाता है? दरअसल इसके दो बड़े मकसद हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, देश की एकता को बचाना और उसे मजबूत करना, और दूसरा, देश के अंदर जो अलग अलग क्षेत्रों की विविधताएं हैं, चाहे वो भाषा हो या संस्कृति, उन सबका सम्मान करना और उन्हें साथ लेकर चलना।
ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। और यही वो सवाल है जो हमें हर फेडरल सिस्टम के केंद्र में लाके खड़ा कर देता है। वो ये कि आखिर केंद्र के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए और राज्यों को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हर देश अपने हिसाब से ढूंढता रहता है, ताकि एकता और विविधता दोनों को एक साथ साधा जा सके।